हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दैट इज़ कंडीशनिंग। तो इस टॉपिक में हम तीन तरीके के थियोरीज पढ़ेंगे। पहली क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और बिहेवियर थ्योरी। ये तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर्स में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एज यू कैन सी, आपको दो पिक्चर दी गई हैं। पहली है डॉग की, दूसरी है रैट की। और आप इसको देखकर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो किसने किए हैं और किसके रिगार्डिंग किए हैं, या इनसे कौन सी थ्योरी डेवलप की गई। सो स्टार्ट करते क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडीशनिंग कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, कंडीशनिंग इन बिहेवियर साइकोलॉजी क्या है। सो कंडीशनिंग का मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन टू एन ऑब्जेक्ट, हमारा जो रिएक्शन है, जो कि रिस्पॉन्स है, वो किसी स्टिमुलस पे बाय ए पर्सन और एनिमल, किसी एनिमल या पर्सन के द्वारा, कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग और कंडीशनिंग। उसको हम लर्निंग के थ्रू या कंडीशनिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं बिहेवियर को। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये क्या है कि कंडीशनिंग का पूरा कोर है, यानी बेस है, वो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सारे जो एस्पेक्ट हैं वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से जुड़े हुए हैं। और ये हम मान के चलते हैं कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है, इंसानों का बिहेवियर होता है, वो लर्नड होता है, यानी कि वो सीखा जाता है। बिहेवियर हम सीखते हैं दूसरों से। इसके बाद आता है स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ऑर्गन को, स्पेसिफिक ऑर्गन को रिएक्शन करने पे इवोक करता है, यानी कि उनको एक्टिव करता है। कोई भी ऐसा थिंग, कोई भी ऐसा इवेंट जो उनको, जो हमारे बॉडी ऑर्गन को, सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव करता है, वो होता है हमारा स्टिमुलस। फिर आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है, वो रिएक्शन जो हम किसी भी स्टिमुलस को देते हैं, है ना। कोई भी इवेंट हुआ और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्स होता है, राइट। इसके बाद हमारे पास हैं तीन टाइप की कंडीशनिंग। पहली टाइप है क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर जो कि है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि है लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। मॉडलिंग या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो कि है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। सो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, जब हमने एसोसिएशन, जोड़ने से कोई लर्निंग की गई है, किसी इवेंट को किसी और इवेंट से जोड़ने पर जो लर्निंग की गई है, वो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग में आती है। लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, ये क्या है, इसमें हमने रिजल्ट आने के बाद उसको बिहेवियर को चेंज किया बाकी सब बाई सम मेथड्स। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। मॉडलिंग, जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जर्वेशन से, यानी सिर्फ इमिटेट करने से, सिर्फ देखने से और नकल करने से जो हम सीखते हैं, वो हमारी ऑब्जर्वेशन थ्योरी में आती है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, कंडीशनिंग तो आप समझ गए। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ये एक तरीके की कंडीशनिंग है जिसमें कि एक्सपेरिमेंट के बाद इन्फ्लुएंसेस निकाले गए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब रिजल्ट निकला तो हमें पता चला कि अगर हम किसी इवेंट को, किसी स्टिमुलस को किसी और स्टिमुलस के साथ जोड़ देते हैं तो हम ऐसा रिस्पॉन्स पा सकते हैं जो हम चाहते हैं, या उनकी जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है उसको चेंज किया जा सकता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ लर्निंग process that occurs through associations between an environmental stimulus and naturally occurring stimulus। किसी भी दो स्टिमुलस को जोड़ के एक अलग तरीके का रिस्पॉन्स बनाना, ये है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। It had a major influence on behaviorism, which is based on the assumption that the learning occurs through interactions with the environment। जैसे कि हमारी बहुत पुरानी थ्योरी है कि यह मान्यता है कि हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारी लर्निंग है, वो इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करके बनती है। अब देखते हैं हम इवैन पेवलोव। जो अभी हम क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं वो किसने दी है, वो है इवैन पेवलोव ने। इन
इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स है। बॉर्न कहाँ पर है, ये नेचुरल साइंस के कैंडिडेट थे, फिजियोलॉजी में इन्हें अवार्ड मिला है, और इसके बाद डाइड इन 1936। तो एज यू कैन सी कि जो इवान पैवलोव थे वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो मेडिसिन की फील्ड में थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें लगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इससे जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर पे भी झलकता है। इसके बाद उन्होंने थ्योरी दी। अब हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग में कितने कंपोनेंट्स हैं? पहला, अनकंडीशन स्टिमुलस। ये क्या है? कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचुरली ऑटोमेटिकली ट्रिगर करती है रिस्पॉन्स को, यानी ये कोई भी नेचुरल इवेंट है जिससे हमें रिस्पॉन्स मिलता है। आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ईजिली समझ जाएंगे। सेकेंड वन इज द अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि जो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है, किसी भी चीज़ को लेके हम जो नेचुरली रिस्पॉन्स करते हैं वही है ये द कंडीशन स्टिमुलस। अब ये क्या है? ये कोई भी ऐसा न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी कि जिस चीज़ का पहले हमें बिल्कुल भी असर नहीं होता था या बिल्कुल भी उससे कोई मतलब नहीं था, उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, उसको जब हमने पेयर किया एक अनकंडीशन स्टिमुलस से, यानी उसको हमने जो नेचुरल स्टिमुलस था उसके साथ पेयर कर दिया, तो एक कंडीशन रिस्पॉन्स आ। अब है द कंडीशन रिस्पॉन्स, दैट इज लर्न रिस्पॉन्स टू द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस। तो पहले न्यूट्रल था स्टिमुलस जिसकी कोई रिस्पॉन्स हम करते नहीं थे, लेकिन जब उस स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ जोड़ा गया तो हम उसके अकॉर्डिंग हमने अपना रिस्पॉन्स चेंज कर लिया और एक कंडीशन रिस्पॉन्स शो किया। अब आपको एक्सपेरिमेंट के बाद और उस पिक्चर के बाद ईजिली समझ में आ जाएगा। सो ये है बेसिक कंसेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग का। पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस था जिसका हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, फिर हमने जब न्यूट्रल को किसी अनकंडीशन के साथ जो नेचुरली है इवेंट उसके साथ पेयर किया तो एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिला और वो आगे जाके कंडीशन हो गया। इसके बाद काफ़ी टाइम करने के बाद जब न्यूट्रल स्टिमुलस को लाया गया और नेचुरल को हटा दिया गया तो भी एक कंडीशन रिस्पॉन्स शो हुआ। नाउ ये है पैवलोव का पूरा एक्सपेरिमेंट। एज यू कैन सी पहले कंडीशन क्या है कि एक डॉग है, फूड को हम जब फूड शो करते हैं तो सेलिब्रेट करता है यानी लाल गिराता है। फूड क्या हुआ हमारा? कोई भी नेचुरल इवेंट, कोई भी नेचुरल थिंग, और सेलिब्रेशन क्या हुआ? कोई भी नेचुरल रिस्पॉन्स, राइट। पहले बेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था डॉग, कोई सेलिब्रेशन नहीं होती थी, तो जो बेल है वो हमारा कहते हैं न्यूट्रल, और जो रिस्पॉन्स था वो हमारा नहीं था इसके लिए। बट जब हमने कंडीशनिंग की, यानी कि हमने फूड को बेल के साथ एसोसिएट किया, जोड़ दिया, तो सेलिब्रेशन होने लगी, जो कि हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स है फूड को लेकर। बट काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया गया कि अगर बेल को फूड के साथ एसोसिएट करते हैं, उसके बाद सेलिब्रेशन का जो रिस्पॉन्स आता है वही रिस्पॉन्स विदाउट फूड, यानी कि खाली बेल में ही वो शो करने लग गया, दैट इज़ हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स। अब प्रिंसिपल हैं कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग के, ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइट हैं, रिक्वायर्ड हैं, और क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं विद डेफिनेशन कि ये डेफिनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है, और बताओ ये किसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इनमें से भी आपको टॉपिक आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? ऐसा टाइम पीरियड जब स्टिमुलस कम्स टू इवोक द कंडीशन रिस्पॉन्स। ऐसा टाइम पीरियड जब कि कोई भी स्टिमुलस आता है और रिस्पॉन्स कंडीशन करता है, तो इसके बीच का जो टाइम है स्टार्टिंग से लेके जब तक कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आता, जो ही टाइम पीरियड है उसे हम कहते हैं एक्विजिशन। ठीक है, कैसे एक्वायर करता है वो? एक्सटिंक्शन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ ख़त्म होना या फिर गायब हो जाना, तो ऐसे ही फेडिंग ऑफ नॉन रीइंफोर्स्ड कंडीशन रिस्पॉन्स ओवर टाइम, यानी कुछ टाइम के बाद अपने आप ही
उस रिस्पॉन्स का ख़त्म हो जाना अगर उसको मोटिवेशन नहीं दी जाती है या उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है तो धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। यानी कि डॉग को बेल के साथ सेलिब्रेट करने की आदत हो गई, लेकिन अगर उससे हम कंटिन्यूसली सिर्फ बेल देते रहेंगे और फूड नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे उस वो बेल से रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। तो जो ये बंद कर देना है या फिर रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाना है इसे कहते हैं एक्सटिंक्शन। फिर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। रिकवरी जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि कुछ चीज़ रिकवर होके आ रही है। तो जब बहुत टाइम बाद बेल के साउंड पे भी डॉग ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया तो एकदम से उसे बेल और फूड दोनों एक साथ दे दिया। दोनों एक साथ देने पे डॉग का सेलिब्रेशन फिर से स्टार्ट हो गया। तो जो रीअपियरेंस दोबारा से जो बिहेवियर डॉग ने किया आफ्टर अ रेस्ट पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फिर आता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप कई सारी चीज़ों को एक जैसा समझ लेते हैं। अगर बेल है उससे कोई साउंड आती है तो कोई भी ऐसा आइटम क्या कोई भी ऐसा थिंग जिससे साउंड आती है तो हम उस पर सेम रिस्पॉन्स करते हैं। तो सेम चीज़ है मेकिंग ऑफ द सेम रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई। डिफरेंट स्टिमुलाई यानी कि अगर ढोल भी बज रहा है, बेल भी बज रही है, ड्रम भी बज रहा है, तो उन तीनों चीज़ों पे सेम रिस्पॉन्स देना, ये हुआ हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन। और डिस्क्रिमिनेशन इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है, यानी कि दो अलग तरीके के स्टिमुलस, यानी कि बेल पे अलग रिस्पॉन्स होगा और ढोल पे अलग रिस्पॉन्स होगा। तो ये इसे हम कहते हैं, अगर हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि देखो दोनों के दोनों साउंड अलग हैं, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट वन इज सम टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग क्या है? जब पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि हम इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे टाइप की कंडीशनिंग निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं बेल शो कर रही हूँ फूड के साथ, तो एक बार मैंने बेल को खाने से पहले शो किया, एक बार मैंने बेल को खाने के बाद शो किया, और मैंने देखा कि दोनों अलग अलग कंडीशंस में उसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो ये है तो प्रॉपर कंडीशनिंग, सारे कंडीशनिंग के ही टाइप है, लेकिन बस किसी में अलग एक्सपेरिमेंट किया और किसी में अलग एक्सपेरिमेंट। तो जैसा आप देख रहे हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्या है? जो हमारी बेसिक है, occurs when neutral stimulus appears just before and during the presentation of unconditioned stimulus। यानी कि जब हमने फूड के साथ बेल को फूड के साथ या फूड से पहले अगर हमने बेल को शो किया है और इसको एसोसिएट किया है तो ये हमारा होता है फॉरवर्ड कंडीशनिंग। इसके दो टाइप हैं। फर्स्ट वन इज डिलेड कंडीशनिंग। CS is presented before the US and it stays on until US is presented। जब तक खाना नहीं मिलता तब तक बेल बजती रहती है, राइट? दिस इज द जनरली द बेस्ट स्पेशली व्हेन द डिले इज शॉर्ट। यानी कि बेल बज रही है और फूड थोड़ी देर में आ रहा है, थोड़ा सा गैप है, तो डिले हो गया फूड, बाद में मिल रहा है फूड। तो इस टाइप की कंडीशनिंग को कहते हैं हम डिलेड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग होगी, वो बिहेवियर करेगा लेकिन आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट वन इज ट्रेस कंडीशनिंग। डिस्क्रीट इवेंट इज प्रेजेंटेड देन द यूएस अकर्स। यानी कि एक नहीं, बहुत सारे इवेंट, बेल भी बजाई, ढोल भी बजाया, सब कुछ ही बजाया और उसके बाद फूड दिया गया, तो ये इस टाइप की कंडीशनिंग को क्या कहते हैं? ट्रेस कंडीशनिंग। शॉर्टर द इंटरवल द बेटर, बट यू कैन टेल दिस अप्रोच इज नॉट वेरी इफेक्टिव। इट मीन्स कि ये जो टाइप की कंडीशनिंग है वो पेवलोव ने ट्राई की लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं निकली, बट हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस टाइप की कंडीशनिंग भी है। नेक्स्ट वन इज बैकवर्ड कंडीशनिंग। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम बेल को यानी न्यूट्रल स्टिमुलस को खाने से पहले या खाने के साथ शो करते हैं तो हमारी एक अलग तरीके की कंडीशनिंग होती है जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग, जो हमने अभी पढ़ी। इसके बाद आते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग। क्या होती है बैकवर्ड कंडीशनिंग? इट अकर्स व्हेन अ कंडीशन स्टिमुलस इमीडिएटली फॉलोज एन अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसके कहने का मतलब ये है कि खाना देने के जस्ट बाद बेल बजा दी जाए और डॉग का बिहेवियर नोटिस किया जाए या उसको सेम प्रोसेस प्रैक्टिस कराई जाए, उसके बाद जिस टाइप की कंडीशनिंग
डॉग में होगी उसे हम कहते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग, राइट। बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या हुआ, जब हमने बेल को बाद में शो किया। फिर आता है स्टिमुलस साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि हमने बेल को और फूड को दोनों सेम टाइम पे शो किया, राइट, एंड टर्मिनेट्स एट द सेम टाइम, और दोनों को सेम टाइम पे ख़त्म किया। तो ये हो गया हमारा साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, यानी दोनों को एक साथ हमने करा। तो फिलहाल हमने 3 पढ़ी। एक, जब हम बेल को खाने से पहले, फूड से पहले या साथ में शो करते हैं। एक, जब हम फूड के बाद शो करते हैं। और तीसरे, जब हम दोनों को एक साथ शो करते हैं। 3 टाइप के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद ये इन्होंने इन्फ्लुएंस निकाला। इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट को एक हायर लेवल पे लेके गए, जिसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। इसमें क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर, इसका मतलब उन्होंने पहले फूड के साथ बेल तो शो करी, बेल के बाद भी कुछ और शो करा, जिससे हमने उसको एक नए लेवल पे लेकर गए और एक अलग टाइप की कंडीशनिंग डेवलप की। दिस फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग फॉलोज अ 2-स्टेप प्रोसीजर। पहली प्रोसीजर क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी मान लीजिए बेल है, कम्स टू सिग्नल अ यूएस थ्रू फॉरवर्ड कंडीशनिंग। पहले हमने बेल बजाई, फिर हमने फूड दिया, राइट, उसकी उनको हैबिट कराई, कंडीशन किया। उसके बाद हमने क्या किया, अ सेकेंड न्यूट्रल स्टिमुलस इज पेयर्ड विद द फर्स्ट सीएस, यानी कि अब हमने ढोल की साउंड को बेल की साउंड के साथ एसोसिएट कर दिया, एंड कम्स टू यील्ड इट्स ओन कंडीशन रिस्पॉन्स। अब हमने क्या किया कि हमने ढोल को बेल के साथ ज्वाइन कर दिया और एक अलग तरीके की कंडीशनिंग की, क्योंकि अब डॉग को हैबिट है फूड के साथ बेल सुनने की। फिर हमने फूड हटा दिया, फिर उसकी हैबिट हो गई कि वो बेल की आवाज़ सुनता है, सेलिब्रेट करता है। सेकेंड ऑर्डर में हमने क्या किया कि अब उस बेल के साथ हमने ढोल भी ऐड कर दिया, ढोल भी ऐड कर दिया, तो उसके बाद बेल भी ऐड हो गई, और इन दोनों का, जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस थे, लेकिन इन दोनों का भी रिस्पॉन्स डॉग कर रहा है, और इस टाइप की कंडीशनिंग को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। नेक्स्ट वन इज temporal conditioning. In temporal conditioning, unconditioned stimulus is presented at regular intervals. For instance 10 minutes, यानी कि हमने कंडीशनिंग तो करनी है लेकिन आफ्टर सम टाइम पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल्स पे करनी है। 10 मिनट के, हर 10 मिनट के बाद उसको यही एक्सपेरिमेंट करना या यही प्रैक्टिस कराना, या हर आधे घंटे के बाद। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग क्या हुई, टेम्पोरल कंडीशनिंग। एप्लीकेशन जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियर थेरेपी, जब हमें किसी का बिहेवियर चेंज करना होता है। सेकंड, एवर्जन थेरेपी, जब हमें कोई भी बैड हैबिट को छुड़ाना होता है। फ्लडिंग, जब हम एक्सपोज कर देते हैं किसी भी पर्सन को, अगर कोई ड्रग अब्यूज़ है तो उसको उसका एक्सट्रीम दिखाना, उसका कॉन्सिक्वेंस दिखाना, दिस काइंड ऑफ थिंग, इसे हम कहते हैं फ्लडिंग। सो क्लासिकल कंडीशनिंग है, उसे हम इन 3 फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने अभी क्या पढ़ा, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, और क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट है, और जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी हमने अच्छे से पढ़ा, विद एग्जांपल हर टाइप की कंडीशनिंग को भी देखा। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, और यू कैन टाइप योर क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, राइट। नाउ हमारा टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा, अब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, जिसमें हम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बेस पे कंडीशनिंग करते हैं, बिहेवियर चेंज करते हैं। सो किन किन थ्योरीज ने इस पर काम किया है, बी एफ स्किनर और एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, राइट। तो इन दो थ्योरीज ने इसके ऊपर काम किया है। लेट्स सी किसने स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बी एफ स्किनर, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ इनकी और डेथ टाइम भी। इसके बाद ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरिस्ट, इन्वेंटर, ऑथर एंड सोशल फिलोसफर। तो ये शुरुआत से ही इसी बैकग्राउंड से हैं
साइकोलॉजी पढ़ी है या साइकोलॉजी की बैकग्राउंड है, और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग को, जो ये बिहेवियर है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, उसको ईजिली समझ पाए और इसके बेस पे थ्योरी डेवलप कर पाए। ही वॉज सम एडगर पियर्स प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किनर्स बॉक्स। स्किनर्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये इसका एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने रैट के साथ किया। उन्होंने क्या किया, इस बॉक्स को बनाया जिसे हम स्किनर्स बॉक्स कहते हैं। इसमें स्पीकर है, लाइट्स हैं, लीवर है, डिस्पेंसर है, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है माउस, और नीचे है आपका इलेक्ट्रीफाइड फ्लोर। इन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में कि इन्होंने पहले फूड को लीवर के साथ अटैच किया, यानी कि जब अगर रैट लीवर को टच करते हैं तो उसको फूड मिलेगा, ठीक है। तो बाय एक्सीडेंट रैट ने लीवर को टच किया और उसको फूड मिला, तो उसे रिवॉर्ड मिला एक, राइट, बिहेवियर करने का। उसके बाद उसने वो कंटिन्यू रखा और उसको फूड मिलता गया। वैसे ही उसके साथ में उन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी, लाइट्स, यानी अगर ग्रीन लाइट है और लीवर को वो टच करता है तो उसे फूड मिलेगा। रेड लाइट है और लीवर को टच किया तो उसे फूड नहीं मिलेगा। इसके थ्रू एक अलग एक्सपेरिमेंट हुआ, या एक्सपेरिमेंट का एक अलग लेवल दिया और उसका बिहेवियर मॉडिफाई हुआ। फिर उसके बाद स्पीकर, यानी कि नॉइस, जब अगर वो गलत करता है, अगर वो लीवर पुल तो करता है लेकिन रेड लाइट पे करता है, तो बहुत ज़ोर से साउंड आती है जो उसको एज अ पनिशमेंट दी जा रही है, राइट। इसके बाद है इलेक्ट्रिफाइड फ्लोर, यानी कि अगर वो गलत पुल करता है तो उसे इलेक्ट्रीफाइड शॉक भी लगता है या फिर उसे करंट भी लगता है। इसके बेस पे उन्होंने चार चार कंसेप्ट दिए। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल। एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिन्होंने ये इसमें स्किनर का साथ दिया और इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। सो द लॉ ऑफ इफेक्ट प्रिंसिपल, रिवॉर्डेड बिहेवियर। तो जिससे आप समझ सकते हैं रिवॉर्डेड बिहेवियर यानी कि जिस बिहेवियर को करने पे हम रिवॉर्ड देते हैं, तारीफ़ करते हैं या प्रेज करते हैं, तो उससे उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। इफ़ पर्टिकुलर बिहेवियर इज पावर्ड बाय डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज और रिवॉर्ड, इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन अगेन। अगर हम किसी बिहेवियर पे रिवॉर्ड देते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो बिहेवियर दोबारा किया जाए। बिहेवियर हैज़ अ बेटर वे टू रीइंफोर्स, right? If particular behavior is followed by undesirable consequences या punishment, that the behavior is likely to happen again in future. It means कि अगर किसी behavior पे punishment दी जाती है तो वो behavior future में होने के chances कम हो जाते हैं। Now ये पूरा का पूरा एक basic concept है operant conditioning में। जैसे कि हमने बताया reinforcement, किसी को reward देंगे तो उसका behavior increase होगा, punishment behavior decrease होगा। अब रीइंफोर्समेंट दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जितने भी पॉजिटिव हैं और पनिशमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कुछ भी चीज़ ऐड करना, राइट, एज यू कैन सी। रीइंफोर्समेंट में जब हम पॉजिटिव देखते हैं यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो हम कुछ अच्छा ऐड करते हैं, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करते हैं तो हम एक कुछ भी नॉन डिज़ायरेबल है या फिर जो पसंद नहीं है उसको ऐड करते हैं। नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, राइट। तो अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो हम ऐसी कोई चीज़ हटा देते हैं जो आपको परेशान कर रही है ताकि आपको बाद में अच्छा फील हो, आपको रिवॉर्डिंग लगे। तो यह हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होते हैं, रिमूव करना उसकी फेवरेट चीज़ को, राइट, तो उसके लिए पनिशमेंट होगी। नेगेटिव में भी दो है हमारे पास, एस्केप एंड एक्टिव अवॉइडेंस। क्या होता है एस्केप में, मतलब हम रिमूव कर देते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है। एक्टिव अवॉइडेंस का मतलब होता है कि आप जानबूझ के पनिशमेंट से बचना चाहते हैं तो आप खुद ही उन चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को अवॉइड करते जाते हैं, राइट। इसके बाद है रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स, यानी कि स्केड्यूल से आप जैसे जानते हैं, स्केड्यूल मतलब कितने टाइम इंटरवल पे, रेशो की फॉर्म में है, फिक्स टाइमिंग है, क्या है,
ये सारा जो शेड्यूल है वो, ठीक है। सो ये प्रिसाइज रूल है that are used to present reinforcers कि हमें कब कब reinforcers present करने हैं following a specified operant behavior. These rules are defined in terms of time, number of response, ठीक है, of a reinforcer, यानी कि कितने टाइम के बाद देना चाहिए और कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद देना चाहिए, ये इस पर डिपेंड करता है। रीइंफोर्सिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स एवरी टाइम इट अकर, यानी कि उसको रिस्पॉन्स को हमेशा रीइंफोर्स करना। नेक्स्ट वन इज रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स, यानी कि जो अभी हमने बात की कि आप टाइम के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कितनी देर में वो रिस्पॉन्स आ रहा है या कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, टाइम के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। टाइम के हिसाब से क्या कहते हैं, फिक्स्ड इंटरवल, यानी कि फिक्स है आपका कि इतने टाइम के बाद ही उनको रिवॉर्ड मिलेगा। वेरिएबल इंटरवल, यानी कि चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है, कभी 5 कभी 10 कभी 15 ऐसे करके चेंज हो सकता है टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स्ड रेशियो, पहले मैं कहती हूँ कि 5 रिस्पॉन्सेज आने चाहिए तभी मैं इनको रिवॉर्ड दूंगी, लेकिन चेंज भी हो सकते हैं। जहाँ चेंज की बात आती है वहाँ आता है वेरिएबल रेशियो, यानी कि कभी मैंने 2 रिस्पॉन्सेज पे दिया, कभी मैंने 4 रिस्पॉन्सेज पे दिया, तो ये चीज़ है। अब reinforce through single time it occurs, best used during initial stages to create strong association between behavior and response। अगर हम जल्दी जल्दी रिवॉर्ड देते हैं तो जब हम किसी बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, हम उसे जल्दी जल्दी रिवॉर्ड दे सकते हैं ताकि वो बिहेवियर करता रहे। बट reinforced through only part of time, learned behavior आर एक्वायर्ड मोर स्लोली। अगर हम जितना टाइम कम डिफरेंस दे देंगे एक रिवॉर्ड से दूसरे रिवॉर्ड के बीच में, तो जो हमारा बिहेवियर लर्न बिहेवियर है वो स्लो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएसी, जैसे आपको पता चल रहा है कि इमीडिएट कितना जल्दी, कितना पास में, फिजिकली कितना पास में है, या फिर कह सकते हैं कि आपको कितनी जल्दी कितने टाइम इंटरवल पे मिल रहा है रिवॉर्ड, उस पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ सैचुरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटीजेंसी और प्रिंसिपल ऑफ साइज, ये हम आराम से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएसी, जैसे आप देख रहे हैं कि अगर स्टूडेंट फर्स्ट डेस्क पे बैठा है तो वो ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा क्योंकि उसको लगता है कि टीचर उससे पास में है, जबकि जो बच्चे लास्ट में बैठा है उसको थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि टीचर दूर है। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएसी। हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज होता है हमारा फिजिकल डिस्टेंस के बेस पे भी कई बार। अब देखिए इसमें क्या है, नॉन वर्बल इमीडिएसी इंक्लूड्स सच एज स्माइलिंग। नॉन वर्बल में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे आपका जेस्चर है, स्माइल कर रहे हो, आप क्लास में घूम रहे हो, कितनी बार घूम रहे हो, या फिर रिलैक्स्ड बॉडी है। वर्बल में क्या आता है कि आप स्टूडेंट्स को उनके नाम से बुला रहे हो या उनसे पूछ रहे हो कि हाउ दे फील अबाउट थिंग्स, राइट। वर्बली हम उनसे पूछ रहे हैं, यानी कि या तो आप फिजिकली आसपास घूम रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, उनको नोटिस कर रहे हैं, या वर्बली या उनसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डेप्रिवेशन या फिर सैटिएशन। जब आपको लगता है कि आई एम वेरी गुड, आई एम लाइक मैं ज़्यादा हूँ बाकी सब बच्चों से, तो बच्चा क्या करता है, उसको सीखना बंद कर देता है, उसे लगता है ये तो मुझे आता है, कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि नॉट डिज़ायरेबल, राइट। सो डेप्रिवेशन क्या होता है, नॉट हैविंग एक्सेस टू समथिंग दैट इज हाईली डिज़ायरेबल। मुझे कुछ चीज़ चाहिए लेकिन मैं एक्सेसिबल नहीं, वो चीज़ एक्सेसिबल नहीं है, मैं उसे नहीं पा सकती। तो ये चीज़ कहाँ पर लेके आती है, डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन के बाद बच्चा बिहेवियर को चेंज करना बंद कर देता है। सैटिएशन क्या होता है, इज द ऑपोजिट ऑफ डेप्रिवेशन, रेफर्स टू हैविंग टू मच, यानी मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत गुड हूँ, तो मुझे बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंटीजेंसी, अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टेंस दैट इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में हो सकता है
लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं है, श्योरली नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हमें पता है क्या होगा, लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हमें, उसके लिए हम श्योर नहीं हैं। तो ऐसा कोई फ्यूचर इवेंट जिसके लिए हम श्योर नहीं होते। देन प्रिंसिपल ऑफ साइज। प्रिंसिपल ऑफ साइज क्या कहता है? द कॉस्ट बेनिफिट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेदर अ कॉन्सिक्वेंस विल बी इफेक्टिव, यानी कि इफ द साइज और अमाउंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस इज लार्ज इनफ टू बी वर्थ द एफर्ट, द कॉन्सिक्वेंस विल बी मोर इफेक्टिव अपॉन द बिहेवियर। अगर हमें लगता है कि जो ये बिहेवियर करने से मुझे एक्चुअली में कुछ ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जिसके लिए वर्दी है, तो मैं ये बिहेवियर करने को रेडी हूँ, तो मैं उसके लिए एफर्ट करूँगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो इतना खास नहीं है या मेरे लायक नहीं है, मेरे बिहेवियर चेंज करने के लायक नहीं है, तो हम बिहेवियर को नहीं करते हैं, नहीं रिस्पॉन्स करते उस पर। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग में कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग में थे। फर्स्ट वन है शेपिंग। शेपिंग क्या होता है कि जब हम रिस्पॉन्स दे दे के, रिवॉर्ड दे दे के बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, या फिर जिस वे में हम चाहते हैं, जो हम बिहेवियर चाहते हैं उस बिहेवियर तक पहुंच सकते हैं। नाउ मेजर प्रिंसिपल क्या है इसके? रिपीटिशन एंड कंसिस्टेंसी, यानी आप रिपीट करते रहें उस रिवॉर्डिंग प्रोसेस को और कंसिस्टेंट रखें, यानी कि हर महीने बाद, हर 10 दिन बाद, तो उसको कंसिस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डिज़ायरेबल बिहेवियर पा सकें, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ लर्निंग, और लर्निंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? what was learned we obtained through intermittent reinforcement, यानी कि जो भी हमने सीखा है उसको रिटेन करके रखना ब्रेन में, और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे उसको शो करना। अब एप्लीकेशन, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ, एक एग्जांपल और है कि कैसे हम कर सकते हैं। अ टीचर प्रोवाइडिंग क्लियर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस विद सब टास्क सपोर्टिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर मोर एप्ट टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि जिस टीचर ने हमें क्लियरली और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनके लिए हम अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, या उनके जो डिज़ायरेबल रिजल्ट है उसको हम फॉलो करेंगे। रिगार्डलेस योर बिलीव्स, बिहेवियर हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी कि साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में और एजुकेशन में भी रिवॉर्ड का हमेशा से ही बहुत अच्छा बड़ा रोल रहा है बिहेवियर को चेंज करने में। नाउ इट इज़ बिहेवियर लर्निंग that we will study after some time. For this class we will take some questions related to it. So here are some questions related to the topic जो हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। एज यू कैन सी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको असर्शन और रीजनिंग दी गई है, जो कि आज भी प्रोमिनेंट है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में। इसी वे में क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको फाइंड आउट करना होता है कि वो दोनों करेक्ट हैं या एक करेक्ट है दूसरा गलत है, दोनों करेक्ट हैं बट सेम उसका रीज़न नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो एज यू कैन सी, इफ़ योर टीचर एम्बैरसेस यू, क्वेश्चन इज इफ़ योर टीचर एम्बैरसेस यू फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इन क्लास, इट इज़ लेस लाइकली दैट यू वुड आस्क क्वेश्चन इन क्लास इन फ्यूचर। इट मीन्स आपकी टीचर ने आपको क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछने के बाद बहुत इंसल्ट किया, एम्बेरस किया, तो नेक्स्ट टाइम से आप वो चांसेस कम है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। इसका रीज़न क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिड्यूसेस द अकरेंस ऑफ बिहेवियर, और रीज़न क्या दे रखा है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है जो कि बिहेवियर को होने से रोक देता है। क्वेश्चन से ये असर्शन है और ये रीजनिंग है, आपको बताना है क्या ए और बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं, और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सेकेंड, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीज़न उसका सही नहीं है। ए ट्रू है, आर रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, आर ट्रू है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। सिमिलरली आपके पास और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन दे सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब हमारी क्लास रिज्यूम होगी।
तब तक आप इन क्वेश्चन को रीड करो, समझो, एंड आई होप आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।